नमस्कार। आज हम एक ऐसे ब्रांड की कहानी देखने जा रहे हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि सच कहें तो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये जिंगल महज एक धुन नहीं है, है ना? ये तो लाखों लोगों के लिए बचपन की वो मीठी सी याद है जो आज भी जहन में कहीं ना कहीं गूंजती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं, क्योंकि इस जिंगल के पीछे की जो असली कहानी है ना, वो किसी भी विज्ञापन से कहीं ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1952 से। सोचिए, एक नया नया आजाद भारत जहां हर तरफ स्वदेशी की भावना थी, यानी आत्मनिर्भर बनने का एक मजबूत जज्बा। मुंबई की एक छोटी सी रसोई से केशव पेंढारकर ने एक बहुत बड़े सपने की शुरुआत की, और ये एक ऐसा सपना था जो सीधे सीधे सच्चे तौर पर ग्राहकों से जुड़ने पर आधारित था। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि उनका पहला प्रोडक्ट विको वज्रदंती कोई आम टूथ पाउडर नहीं था। नहीं, ये 18 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक खास मिश्रण था जो बाजार में मौजूद केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को एक तरह से सीधी चुनौती दे रहा था। तो टूथ पाउडर की सफलता ने विको को एक नई उड़ान दी, और फिर उन्होंने अपना अगला बड़ा दाव खेला, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। देखिए, क्रीम का रंग पीला था और लोगों को डर था कि इसे लगाने से कहीं उनकी त्वचा ही पीली न पड़ जाए। इसी तरह की भरोसे वाली मार्केटिंग ने ब्रांड को लोगों के दिलों में जगह बनाने में मदद की। पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना भी बाकी था, एक बहुत बड़ी लड़ाई। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। साल था 1978, जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। तो समझिए, ये मामला सिर्फ टैक्स बचाने का नहीं था। नहीं, ये लड़ाई थी ब्रांड की पहचान की, उसकी आत्मा की, उसके वजूद की, कि आखिर विको है क्या, एक कॉस्मेटिक या एक आयुर्वेदिक दवा। पूरे 30 साल विको ने अपनी पहचान के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक, बस ये साबित करने के लिए कि उनके प्रोडक्ट सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं बल्कि दवा हैं। और जानते हैं, इसी कानूनी लड़ाई की आग से विको का सबसे मजबूत, सबसे यादगार हथियार निकला, और वो था एक जिंगल। ये लाइनें सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं थी। नहीं, ये एक ऐलान था, सरकार और जनता दोनों के लिए एक सीधा संदेश जो सीधे अदालतों में चल रही लड़ाई से निकल कर आया था। इस रणनीति ने विको को घर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। लेकिन बाजार हमेशा बदलता रहता है, और अब नए बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरने लगे थे। 2010 का दशक आते आते बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और नए नए डिजिटल ब्रांड्स ने मार्केट पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि छोटे क्षेत्रीय ब्रांड्स का मार्केट शेयर काफी तेजी से गिरने लगा, और विको जैसी विरासत पर भी एक तरह से खतरा मंडराने लगा। हालत कुछ ऐसी थी कि लोग ब्रांड को जानते तो थे, पर खरीद नहीं रहे थे। मतलब, गाना तो सबको याद था, पर क्रीम किसी की भी शॉपिंग लिस्ट में नहीं थी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए विको ने एक नई रणनीति अपनाई। फैसला किया कि अब वक्त है खुद को एक नई पीढ़ी के लिए नए सिरे से पेश करने का। लक्ष्य एकदम साफ था, पुरानी यादों से जो भरोसा बना है उसे कायम रखना, और साथ ही आज की पीढ़ी के लिए मॉडर्न और रेलेवेंट बनना। सोचिए जरा, मुंबई की एक छोटी सी रसोई से निकलकर दुनिया के 35 से ज्यादा देशों तक पहुंचने का ये सफर, और साथ ही अपनी आयुर्वेदिक पहचान को बचाने की वो लंबी लड़ाई, ये कहानी वाकई में कमाल की है। और ये सवाल आज हर उस ब्रांड के लिए जरूरी है जिसकी एक लंबी विरासत है। विको की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि कभी-कभी आपकी परंपरा और लोगों का विश्वास ही आपका सबसे बड़ा इनोवेशन हो सकता है। खैर, इस विश्लेषण में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम एक दिलचस्प सवाल के साथ आपको जरूर छोड़कर जा रहे हैं सोचने के लिए।